हेलो दोस्तों, वेलकम है आपका हमारे YouTube चैनल में। एज यू नो, हम पढ़ रहे हैं हिमाचल प्रदेश हाई कोर्ट के लिए इकोनॉमिक सेक्शंस के मोस्ट एक्सपेक्टेड इंपॉर्टेंट क्वेश्चन। तो आज उसी कड़ी में हम आपके लिए 25 मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन दोबारा से लेके आए हैं। तो आइए स्टार्ट करते हैं। क्वेश्चन नंबर 1 इज व्हाट हैपन्स When there is a lack of demand in an economy? क्या होता है जब किसी अर्थव्यवस्था में मांग की कमी होती है? डिमांड जो है वो कम है तो क्या होगा? पॉवर्टी होगी। सोच सकता है कोई कि हाँ जी गरीबी है, जब कोई कुछ मांग ही रहा है, उसकी कोई इच्छा ही नहीं, इरादा ही नहीं, तो गरीबी है। लेकिन इकोनॉमिक की सेंस में इसका आंसर नहीं है। ठीक है। दूसरा स्टैग्नेशन, रिसेशन, इन्फ्लेशन। नो, इन्फ्लेशन भी नहीं आंसर। रिसेशन में इसका करेक्ट आंसर है स्टैग्नेशन, यानी कि स्थिरता। जब इकोनॉमी में स्थिरता आ जाती है तब जो मांग है वो कम हो जाती है। ठीक है जी। तो व्हाट हैपेंस व्हेन देयर इज लैक ऑफ डिमांड इन एन इकोनॉमी? स्टैग्नेशन, यानी कि स्थिरता। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। व्हाट इज द मीनिंग ऑफ एजुकेटेड अनएम्प्लॉयमेंट? मैंने आपको पहले भी डिस्कस किया था। अनएम्प्लॉयमेंट यानी कि बेरोजगारी। बेरोजगारी हमारी कई तरह की होती है। ठीक है जी। एक होती है हमारी स्ट्रक्चरल, एक होती है डिसगस्ट, एजुकेटेड, सीजनल, साइक्लिकल और साथ में फ्रिक्शनल। ठीक है जी। ये हमारी अनएम्प्लॉयमेंट के टाइप्स हैं। स्ट्रक्चरल अनएम्प्लॉयमेंट जो है ये एक मार्केट कंडीशन है। ठीक है जी बात। ये एक मार्केट कंडीशन है जिसमें जो है लेबर ज्यादा होती है और काम जो है करने के लिए कम होता है। जब काम कम हो और लेबर ज्यादा हो, उस अनएम्प्लॉयमेंट का नाम है स्ट्रक्चरल अनएम्प्लॉयमेंट। दूसरी है डिसगस्ट। डिसगस्ट जो अनएम्प्लॉयमेंट है ये हमारी देखी जाती है एग्रीकल्चर सेक्टर में और साथ में रूरल एरिया में। ठीक है जी। डिसगस्ट अनएम्प्लॉयमेंट वो होती है जिसमें थोड़े पर्सन काम को कर सकते हैं लेकिन एम्प्लॉय उसमें ज्यादा होते हैं। ठीक है जी। डिसगस्ट जो अनएम्प्लॉयमेंट एक ऐसी कंडीशन है जिसमें जिस काम को कर थोड़े इंसान भी सकते हैं लेकिन उसमें एम्प्लॉयड ज्यादा है। जैसे घर में 2 खेत हैं छोटे छोटे, उसमें 2 जो लोग हैं हमारे काम कर सकते हैं, लेकिन घर में 5-7 लोग हैं, सारे के सारे उस खेत में जाते हैं काम करने के लिए। तो वो डिसगस्ट इन अनएम्प्लॉयमेंट होती है। ये जो डिसगस्ट अनएम्प्लॉयमेंट है, ध्यान रखना पेपर में अलग से क्वेश्चन पूछते हैं, इसकी जो मार्जिनल प्रोडक्टिविटी होती है वो हमेशा 0 होती है। डिसगस्ट अनएम्प्लॉयमेंट की मार्जिनल प्रोडक्टिविटी इज ऑलवेज 0। एक होती है एजुकेटेड अनएम्प्लॉयमेंट। एजुकेटेड अनएम्प्लॉयमेंट होती है जब पर्सन जो है उसको काम नहीं मिल रहा है। ठीक है। वो काम नहीं ढूंढ रहा है और ये आपकी मिलती है अर्बन एरिया में। ठीक है जी। कोई मैट्रिक है, ग्रेजुएट है, पोस्ट ग्रेजुएट है, तो अर्बन एरिया में एजुकेटेड अनएम्प्लॉयमेंट ज्यादा होता है। ठीक है। उसको काम ढूंढ नहीं रहा है या काम मिल नहीं रहा है। एक होती है साइक्लिकल। साइक्लिकल जो है आपकी वो डिपेंड करती है हमारी इकोनॉमी की ग्रोथ पे। ठीक है जी। अगर हमारे बाजार में है बूम तो आपकी एम्प्लॉयमेंट बढ़ेगी। अगर बाजार में है मंदी यानी कि स्लो डाउन तो एम्प्लॉयमेंट जो है वो घटेगी। ठीक है जी बात। और एक होती है फ्रिक्शनल। फ्रिक्शनल होती है वो वाली अनएम्प्लॉयमेंट जब एक पर्सन एक जॉब को छोड़ के कहीं दूसरी जगह पे जॉब सर्च करने के लिए जाता है, होती है फ्रिक्शनल अनएम्प्लॉयमेंट। और सीजनल जो होती है सीजन के साथ, अगर सीजन है सेबों का सीजन है तो उस टाइम एम्प्लॉयमेंट है, गेहूं का सीजन है तो अनएम्प्लॉयमेंट है, शुगर केन का तो एम्प्लॉयमेंट है। जब जो है काम खत्म हो गया सीजन के हिसाब से तो सीजनल अनएम्प्लॉयमेंट होती है। क्वेश्चन है व्हाट इज द मीनिंग ऑफ एजुकेटेड अनएम्प्लॉयमेंट? काइंड ऑफ अनएम्प्लॉयमेंट जनरली फाउंड इन अर्बन एरिया। यस। काइंड ऑफ अनएम्प्लॉयमेंट व्हेन पीपल आर नॉट एबल टू फाइंड जॉब ड्यूरिंग सम मंथ ऑफ द ईयर। नो, ड्यूरिंग सम मंथ नहीं है। काइंड ऑफ एम्प्लॉयमेंट जनरली फाउंड इन अर्बन एरिया। नो, काइंड ऑफ एम्प्लॉयमेंट नहीं, काइंड ऑफ अनएम्प्लॉयमेंट। नन ऑफ द अबव। तो करेक्ट आंसर इज ऑप्शन ए, काइंड ऑफ अनएम्प्लॉयमेंट जनरली फाउंड इन अर्बन एरिया, एज आई टोल्ड यू इन दिस। ठीक है जी। तो इस क्वेश्चन का आंसर है ऑप्शन ए। नेक्स्ट क्वेश्चन है विच ऑफ द फॉलोइंग
comes under the secondary sector of Indian economy। हमारी जो इकोनॉमी है उसके 3 सेक्टर होते हैं, प्राइमरी सेक्टर, सेकेंडरी सेक्टर, टर्शरी सेक्टर। प्राइमरी सेक्टर वो होता है जो डायरेक्टली जो है हमारा डिपेंडेंट होता है नेचुरल रिसोर्सेज पे, ठीक है जी, डायरेक्टली डिपेंडेंट ऑन नेचुरल रिसोर्सेज। सेकेंडरी सेक्टर वो सेक्टर होता है जो रॉ मटेरियल के लिए प्राइमरी सेक्टर पर डिपेंडेंट होता है, प्राइमरी डिपेंडेंट होता है डायरेक्टली नेचुरल रिसोर्सेज पे, और सेकेंडरी वो होता है जो रॉ मटेरियल यानी कच्चे माल के लिए प्राइमरी पे डिपेंडेंट होता है। और सर्विस सेक्टर है उसका काम है सर्विसेज देना, ठीक है जी। सेकेंडरी सेक्टर का एक और नाम है मैन्युफैक्चरिंग सेक्टर। क्या नाम है? मैन्युफैक्चरिंग सेक्टर। प्राइमरी सेक्टर में नेचुरल सोर्सेज पे जिस पे हम डिपेंडेंट रहते हैं, आपका एग्रीकल्चर है, फिशिंग है, हमारा माइनिंग है, ठीक है जी, ये सारा सारा नेचुरली, देखो नेचुरल सोर्सेज पे डिपेंडेंट हम डायरेक्टली, ये प्राइमरी सेक्टर में आएगा। सेकेंडरी में आता है मैन्युफैक्चरिंग, आपकी इंडस्ट्री वगैरह, ठीक है जी, क्यों रॉ मटेरियल प्राइमरी का यूज करेंगे। और इसमें सर्विस सेक्टर में, जैसे मैं यहां पे टीचिंग कर रहा हूं तो सर्विस सेक्टर है, टेलीकम्युनिकेशन ये आपका सर्विस सेक्टर है, बैंकिंग सर्विस सेक्टर है, ठीक है जी बात। क्वेश्चन है विच ऑफ द फॉलोइंग कम्स अंडर द सेकेंडरी सेक्टर। क्वेश्चन यहां से फिशिंग नो, इंश्योरेंस, इंश्योरेंस आपका टर्शियरी सेक्टर में आता है, ट्रांसपोर्ट ऑफ गुड ये भी सर्विस सेक्टर में आता है। करेक्ट आंसर इज शुगर इंडस्ट्री। देखो मैन्युफैक्चरिंग सेक्टर, ठीक है जी, सेकेंडरी सेक्टर। करेक्ट आंसर इज शुगर इंडस्ट्री। क्लियर है जी बात। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा विच ऑफ द फॉलोइंग कम्स अंडर दी, अच्छा ये हो गया। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं The international currency in which the highest faith is shown and is needed by every economy। देखो जी, इंटरनेशनल की करेंसी है जिसमें हाईएस्ट फेथ है। 4 तरह की करेंसी, मैंने आपको पिछले लेक्चर में भी ये समझाया था, जो हमारे नए कैंडिडेट्स हैं उनके एस्पायरेंट के लिए बता देता हूं। एक होती है हार्ड करेंसी, अनदर वन इज सॉफ्ट करेंसी, देन हॉट करेंसी एंड अनदर वन इज हीट करेंसी, ठीक है जी। हार्ड करेंसी वो करेंसी होती है जिसमें लोगों का मैक्सिमम फेथ होता है, ठीक है जी। जिस ऐसा क्वेश्चन, सिर्फ इसकी लैंग्वेज चेंज है, क्वेश्चन वैसे जैसे मैंने आपको कंसेप्ट एक पिछले लेक्चर में बताया था। तो हार्ड करेंसी होती है जिसमें मैक्सिमम फेथ होता है लोगों का, यूएस का डॉलर, जापान का येन, ये यूरोप का यूरो और चाइना का युआन, ठीक है जी, जिसमें मैक्सिमम फेथ होता है लोगों का, वो होती है हमारी हार्ड करेंसी। सॉफ्ट करेंसी होती है जो इजीली अवेलेबल होती है, ठीक है जी, जो इजीली अवेलेबल हो जाती है वो आपकी है सॉफ्ट करेंसी। हमारा जो इंडियन है वो रुपी है, वो सॉफ्ट करेंसी में आता है। हॉट करेंसी, ध्यान रखना, जब किसी मार्केट में जो हार्ड करेंसी है यानी कि डॉलर, जब किसी मार्केट को एग्जिट करने लग जाए, ठीक है जी, एग्जिट करने लग जाए, तो वो जो करेंसी है वो हो गई हॉट करेंसी। हार्ड करेंसी का ही नाम है हॉट करेंसी। हार्ड कब हॉट होती है? जब वो एग्जिट करने लगती है किसी मार्केट को। और जो फिर डोमेस्टिक करेंसी है उस कंट्री की जहां से हार्ड जो है एग्जिट करेगी, हार्ड एग्जिट करेगी तो नाम पड़ गया हॉट। और फिर जो वहां की डोमेस्टिक करेंसी थी वो जो थी अंडर प्रेशर आ गई। प्रेशर में क्यों आई? क्योंकि उनको अब डर है डेप्रिसिएशन का। तो जो डोमेस्टिक करेंसी है वो प्रेशर की वजह से, प्रेशर था उस पे, वो डेप्रिसिएशन का, वो अंडर प्रेशर आ गई, इसलिए उसको कहते हैं हीट करेंसी। तो हार्ड करेंसी मैक्सिमम फेथ यानी कि स्ट्रॉन्ग करेंसी, सॉफ्ट करेंसी इजीली अवेलेबल जैसे हमारा इंडियन रुपी, हॉट करेंसी जब जो हार्ड करेंसी एग्जिट करने लगती है किसी इकोनॉमी को, और हीट करेंसी वो वाली करेंसी जो डोमेस्टिक करेंसी अंडर प्रेशर हो जाती है ड्यू टू एग्जिटिंग ऑफ हार्ड करेंसी यानी हॉट करेंसी, उसका नाम है हीट करेंसी। तो क्वेश्चन है इंटरनेशनल करेंसी इन विच द हाईएस्ट फेथ इज शोन एंड इज नीडेड बाय एवरी इकोनॉमी इज कॉल्ड हार्ड करेंसी। आई होप आपको ये बातें समझ आ रही हो। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा देखो जी, वही रिपीट, डिसगस्ड अनएम्प्लॉयमेंट इन इंडिया इज मेनली रिलेटेड टू, मैंने अभी आपको बताया, डिसगस्ड एग्रीकल्चर सेक्टर, ओके जी, इंडस्ट्री नो, रूरल यस, अर्बन नो। करेक्ट आंसर इज ए एंड सी। लो जी, करेक्ट आंसर इज ए एंड सी।
हाई कोर्ट में ऐसे क्वेश्चन, आज तक के जो प्रीवियस क्वेश्चन हमने देखे उसमें ऐसे क्वेश्चन डालते नहीं है जिसमें बहुत सारा कॉन्सेप्ट लगाना पड़े, लेकिन कुछ स्टूडेंट्स कह रहे थे कि सर लेवल थोड़ा कम है, लेवल बढ़ाइए, तब ये 2-4 क्वेश्चन मैं डाल देता हूं कि ठीक है हाई कोर्ट के लिए भी आपके लिए हो जाए। तो इसका करेक्ट आंसर है ऑप्शन सी, एग्रीकल्चर और अर्बन एरिया में डिसगस्ट अनएम्प्लॉयमेंट मिलती है। ठीक है जी। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, ब्रेक इवन पॉइंट इज डिफाइंड एज, देखो जी ब्रेक इवन पॉइंट वो पॉइंट होता है जहां पे कोई कंपनी है, फर्म है, ना उसको घाटा हो रहा है ना उसको फायदा हो रहा है, ना प्रॉफिट ना लॉस, नो गेन नो लॉस, नो प्रॉफिट नो लॉस, उसी पॉइंट का नाम है ब्रेक इवन पॉइंट। तो देखो सिचुएशन व्हेन फर्म इज मेकिंग प्रॉफिट, नो, situation when firm is incurring loss, no, situation when firm has neither profit nor loss। correct answer is option C। देखिए यहां पे आपके लिए ग्राफ दिया गया है, ये सेल है, ये यहां पे इसकी यूनिट सोल्ड है। तो देखो यहां पे जो है इसकी टोटल कॉस्ट दिस स्ट्रेट लाइन, टोटल रेवेन्यू दिस। तो देखिए यहां पे ये टोटल कॉस्ट थी, सेल किया तो यहां पे टोटल रेवेन्यू आया, तो ये इसका प्रॉफिट हो गया। ठीक है, खर्च किए थे 20 रुपए, इनकम हुई 30 रुपए, तो प्रॉफिट हो गया 10 रुपए का। ठीक है जी बात। और ये है ब्रेक इवन पॉइंट, ये ऐसी सिचुएशन है यहां पे जहां पे ना प्रॉफिट हो रहा है ना लॉस हो रहा है, जितना पैसा लगाया था उतना ही वापिस आया। और ये है लॉस, ठीक है जी, लगाया था ज्यादा आया वापिस कम। तो ब्रेक इवन पॉइंट होता है जहां पे ना प्रॉफिट है ना लॉस है किसी भी कंपनी को, किसी भी फर्म को। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, विच ऑफ द फॉलोइंग बेस्ट रिप्रेजेंट द कॉन्सेप्ट ऑफ नेट डोमेस्टिक प्रोडक्ट। देखिए आई टोल्ड यू अर्लियर, एक जीडीपी है ग्रॉस डोमेस्टिक प्रोडक्ट, एक है आपकी जीएनपी ग्रॉस नेशनल प्रोडक्ट, और उसी में यह है एक नेट डोमेस्टिक प्रोडक्ट। ठीक है जी। तो देखिए ध्यान से सुनना, ग्रॉस डोमेस्टिक प्रोडक्ट, ग्रॉस का मतलब वही जो मैथमेटिक्स में टोटल का है, डोमेस्टिक यानी हमारी जो इंडिया है, हमारा देश है, उसको कंपैरिजन करें बाहर की कंट्रीज वर्ल्ड के साथ, तो हमारा इंडिया डोमेस्टिक हो गया। तो जीडीपी होता है सकल घरेलू उत्पाद, यानी हमारे इंडिया में एक साल में कितना प्रोडक्शन हुआ, ऑल फाइनल गुड्स एंड सर्विसेज प्रोड्यूस इन द कंट्री इन 1 ईयर, फाइनेंशियल ईयर में, वो होता है जीडीपी। और ग्रॉस नेशनल प्रोडक्ट होता है जो हमारे बाहर भी रहते हैं भाई बंधु, उनकी इनकम को भी इसमें ऐड करना है। ठीक है, जीडीपी में सिर्फ देश के अंदर का है, और जीएनपी में जो देश के बाहर नेशनलिस्ट है, हमारे भाई बंधु बाहर हैं, अमेरिका में, कनाडा में, रशिया में, चाइना में, उनकी जो इनकम है उसको भी ऐड करते हैं। और एक है नेट डोमेस्टिक प्रोडक्ट, यहां से निकलेगा। नेट डोमेस्टिक प्रोडक्ट क्या होता है, जो हमारे देश की जीडीपी है, जितना हमने प्रोड्यूस किया उस साल में, उसमें से जब डेप्रिसिएशन को निकाल देंगे। डेप्रिसिएशन क्या होता है, डेप्रिसिएशन होता है समय के साथ जो मॉनिटरी लॉस होता है। ठीक है, किसी भी चीज की वियर से, टीयर से, यूज से। ठीक है, जैसे आपने आज एक नया मॉडल लिया कार का, 1 साल के बाद 6 महीने बाद उसकी कम हो गई वैल्यू, आज नया मोटरसाइकिल लिया, वैल्यू कम हो गई, नया घर बनाया, उसकी वैल्यू समय के साथ कम हो गई। तो जो डेप्रिसिएशन हुई उसको माइनस कर दो जो 1 साल में प्रोड्यूस हुआ उसमें से, तो क्या आएगा आपके पास, एनडीपी, नेट डोमेस्टिक प्रोडक्ट। तो विच ऑफ द फॉलोइंग बेस्ट डिस्क्राइब जीडीपी माइनस इनकम फ्रॉम अब्रॉड, नो, जीडीपी प्लस इनकम फ्रॉम अब्रॉड, नो, जीएनपी माइनस डेप्रिसिएशन, नो, जीडीपी माइनस डेप्रिसिएशन। ठीक है जी बात। तो जीडीपी प्लस इनकम फ्रॉम अब्रॉड, ये तो हो गया ग्रॉस नेशनल प्रोडक्ट, जीएनपी माइनस डेप्रिसिएशन, तो ये हो गया आपका एनएनपी, नेट नेशनल प्रोडक्ट, और जीडीपी माइनस डेप्रिसिएशन हो गया आपका नेट डोमेस्टिक प्रोडक्ट। क्लियर है बात। तो करेक्ट आंसर इज ऑप्शन डी। अगला क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, कंसीडर द फॉलोइंग स्टेटमेंट, एब्सोल्यूट पॉवर्टी कैन बी रेडिकेटेड। क्वेश्चन है कि विच ऑफ द स्टेटमेंट गिवन अवर, करेक्ट देखनी है जी आपने इसमें से। ठीक है जी, पहली है एब्सोल्यूट पॉवर्टी को रेडिकेट कर सकते हैं, रिलेटिव पॉवर्टी इज बेस्ड ऑन कंपैरिजन ऑफ लोअर इनकम ग्रुप विद हायर इनकम ग्रुप, पॉवर्टी इज नॉट रिस्पॉन्सिबल फॉर डिग्रेडेशन ऑफ एनवायरमेंट। सुनिएगा ध्यान से, पॉवर्टी गरीबी, गरीबी क्या होती है। ठीक है जी, बहुत तरह की, अभी आपको मैं यही समझा लेता हूं, एब्सोल्यूट पॉवर्टी और दूसरी रिलेटिव पॉवर्टी।
ठीक है जी। एब्सोल्यूट पॉवर्टी उस पॉवर्टी को कहते हैं जब आदमी अपनी बेसिक नीड्स को भी फुलफिल ना कर पाए। बेसिक नीड यानी कि फूड, शेल्टर एंड क्लोथ, रोटी, कपड़ा, मकान। मूवी भी आई थी 1974 में, देखिएगा, बहुत अच्छी मूवी है। एब्सोल्यूट पॉवर्टी होती है जब कोई इंसान अपनी बेसिक नीड्स को भी फुलफिल ना कर पाए। रोटी, कपड़ा, मकान, ना खाने के लिए रोटी है, ना पहनने के लिए कपड़ा है, ना रात में ठंड से बचने के लिए घर है। वो जो गरीबी होती है एब्सोल्यूट पॉवर्टी। एक होती है रिलेटिव पॉवर्टी, ये विद कंपैरिजन आती है आपकी, ठीक है। जो रिलेटिव पॉवर्टी है वो विद कंपैरिजन आती है। मान लो जो एवरेज इनकम है कुछ भी है, मान लो एवरेज इनकम है 500, पूरा जो हमारा हिमाचल प्रदेश है मान लो पूरी इनकम है उनकी एवरेज इनकम 500 रुपीज। जब जो है किसी भी हाउस की इनकम एवरेज इनकम से 50% कम हो, एवरेज इनकम से 50%, रिलेट कर रहे हैं ना, एवरेज इनकम मान लो 500 है, एवरेज इनकम से 50% कम यानी कि 250, 500 लिया हमने तो मान लो 250 है। तो जो रिलेटिव पॉवर्टी होती है उस केस में एवरेज इनकम का 50%, यानी उसके पास पैसा तो है, रोटी, कपड़ा, मकान तो खरीद सकता है, लेकिन इतना भी नहीं है कि अपनी सारी नीड्स को फुलफिल कर पाए। यहां तो बेसिक नीड्स भी फुलफिल नहीं हो रही है एब्सोल्यूट पॉवर्टी में, लेकिन रिलेटिव पॉवर्टी में जितनी एवरेज इनकम है उसका 50% है, अपना जो है नीड्स फुलफिल कर पाएगा, लेकिन इतनी भी इनकम नहीं है कि सारी नीड्स फुलफिल हो जाएं। तो क्वेश्चन है फॉलोइंग स्टेटमेंट को पढ़ो तीनों को और करेक्ट आंसर दीजिए, इनमें से छांटना है। ए, एब्सोल्यूट पॉवर्टी कैन बी इरेडिकेटेड, ये रही एब्सोल्यूट पॉवर्टी, चाहे तो रोटी, कपड़ा, मकान दे सकते हैं ना, यस इट इज करेक्ट। सेकंड, रिलेटिव पॉवर्टी इज बेस्ड ऑन कंपैरिजन ऑफ लोअर इनकम ग्रुप विद हायर इनकम ग्रुप, हाँ जी यही बताया मैंने आपको, 500 एवरेज है उसकी 250 है, 50% से कम कंपैरिजन किया, ये भी करेक्ट है। तीसरी ऑप्शन है पॉवर्टी इज नॉट रिस्पॉन्सिबल फॉर डिग्रेडेशन ऑफ एनवायरमेंट, गरीबी पर्यावरण के क्षरण के लिए जिम्मेदार नहीं है। गरीब आदमी है उसको क्या चिंता पर्यावरण की, वो तो अपना ये देखेगा ना, रोटी, कपड़ा, मकान, रोटी है लकड़ियां काट के लाएगा जंगल से, जो उसका मन करेगा शिफ्टिंग कल्टीवेशन वहां भी हो जाएगा, अपना कुछ उगाएगा तभी बेचारा खाएगा। तो पॉवर्टी जो है वो रिस्पॉन्सिबल है, यहां नॉट लिखा है, अगर यहां नॉट नहीं होता तो ये भी करेक्ट ऑप्शन होती। तो पॉवर्टी रिस्पॉन्सिबल है एनवायरनमेंट को डिग्रेड करने के लिए, क्योंकि जब गरीबी है तो उसको कोई लेना देना नहीं है जंगल से, इससे उससे जाएगा, काटेगा, घर लाएगा, ठीक है जी। तो करेक्ट आंसर इज ए एंड बी, ऑप्शन ए। क्लियर है जी बात। तो ये रहा हमारा स्टेटमेंट कि एब्सोल्यूट पॉवर्टी को इरेडिकेट कर सकते हैं, रिलेटिव पॉवर्टी में कंपैरिजन आता है, और पॉवर्टी जो है रिस्पॉन्सिबल है एनवायरनमेंट को डिग्रेड करने के लिए। अगला क्वेश्चन, नेक्स्ट क्वेश्चन है फर्स्ट साइंटिफिक अटेम्प्ट टू मेजर नेशनल इनकम इन इंडिया। देखो जी ध्यान से सुनिएगा, सबसे पहले एक थे हमारे दादा भाई नौरोजी। कौन थे जी? दादा भाई नौरोजी। बात है 1867 और 68 की। इन्होंने पहली बार अटेम्प्ट किया था किसके लिए? नेशनल इनकम कैलकुलेट करने के लिए, फर्स्ट अटेम्प्ट। और इनकी बुक थी पॉवर्टी एंड अन ब्रिटिश रूल इन इंडिया। पॉवर्टी एंड अन ब्रिटिश रूल इन इंडिया, ये इनकी एक बुक थी। इसमें इन्होंने जो हमारी नेशनल इनकम थी उसके लिए अटेम्प्ट किया था, ठीक है जी, दादा भाई नौरोजी ने। उसके बाद हमारे आई कमेटी का नाम था वी.के. राव कमेटी, ठीक है जी। ये बात है 1931-32 की। इस कमेटी ने फर्स्ट साइंटिफिक अटेम्प्ट किया, ठीक है जी। फर्स्ट साइंटिफिक अटेम्प्ट किसने किया? वी.के. राव कमेटी ने। उसके बाद आपकी एक और कमेटी आई, उस कमेटी का नाम था एम विश्वेश्वरैया थे, एम विश्वेश्वरैया। इनकी बुक थी प्लान्ड इकोनॉमी फॉर इंडिया, प्लान्ड इकोनॉमी फॉर इंडिया। इन्होंने भी नेशनल इनकम का जिक्र किया था, बात है 1934 की, ठीक है जी। और एक लास्ट थे, वो थे पी.सी. महलानोबिस, ठीक है जी, पी.सी. महलानोबिस। इनकी बात है 1949 की। 1949 में इन्होंने भी नेशनल इनकम को कैलकुलेट करने के लिए आफ्टर इंडिपेंडेंस
एक कमेटी बनी थी जिसके ये चेयरमैन थे, ठीक है जी, पीसी महलानोबिस। तो देखिए फर्स्ट साइंटिफिक अटेम्प्ट दादा भाई नौरोजी ने अपनी, देखो कितनी इंफॉर्मेशन मैं आपको क्वेश्चन में दे रहा हूं। पॉवर्टी एंड अन ब्रिटिश रूल इन इंडिया ये बुक थी दादा भाई नौरोजी की, जिसमें इन्होंने फर्स्ट अटेम्प्ट किया था, साइंटिफिक अटेम्प्ट नहीं, ओनली अटेम्प्ट, पहला साइंटिफिक अटेम्प्ट किया था वी के राव ने 1931-32 में। एम बी बेसवरिया था, उन्होंने की एक बुक है प्लांट इकोनॉमी फॉर इंडिया 1934 में इन्होंने भी अटेम्प्ट किया था। और पीसी महलानोबिस 1949 में इन्होंने भी नेशनल इनकम कैलकुलेट करने के लिए अटेम्प्ट किया था। तो क्वेश्चन है फर्स्ट साइंटिफिक अटेम्प्ट, तो करेक्ट आंसर इज प्रोफेसर वी के राव। ठीक है जी बात, करेक्ट आंसर इज ऑप्शन ए। आई होप मैं आपकी जो डिमांड्स हैं, जो आपकी जो इच्छा है, जैसे आप पढ़ना चाहते हैं, मैं उसमें आपकी उम्मीदों पे खरा उतर रहा हूं। ठीक है जी, नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन है मैक्रो इकोनॉमिक्स इज आल्सो कॉल्ड मैक्रो। दो तरह की इकोनॉमी, माइक्रो इकोनॉमिक्स और दूसरा मैक्रो। ठीक है जी, मैक्रो को कहते हैं, दूसरा नाम है इसका थ्योरी ऑफ इनकम या थ्योरी ऑफ एम्प्लॉयमेंट, इसको कहते हैं इनकम एनालिसिस। ध्यान से, क्या कहते हैं? इनकम एनालिसिस। और माइक्रो को कहते हैं प्राइस थ्योरी। ठीक है जी बात, माइक्रो में देखते हैं हम प्राइस थ्योरी के बारे में, और मैक्रो में देखते हैं बड़े लेवल पे, इसमें इंडिविजुअल स्टडी करते हैं माइक्रो में, और मैक्रो में देखते हैं ग्रुप स्टडी, जीडीपी, जीएनपी। ठीक है जी, वो सारी बातें वो मैक्रो में आती हैं। तो मैक्रो थ्योरी का और नाम है थ्योरी ऑफ इनकम, थ्योरी ऑफ एम्प्लॉयमेंट। ठीक है, और इस साथ में कहते हैं इनकम एनालिसिस। क्लियर जी बात? तो मैक्रो इकोनॉमिक्स इज आल्सो कॉल्ड एज थ्योरी ऑफ इनकम। नेक्स्ट क्वेश्चन है इफ द एक्चुअल अनएम्प्लॉयमेंट रेट इज बिलो द नेचुरल रेट ऑफ अनएम्प्लॉयमेंट। देखो अभी हमने थोड़ी देर पहले अनएम्प्लॉयमेंट पढ़ा, बेरोजगारी। ठीक है जी, अनएम्प्लॉयमेंट। तो क्वेश्चन है, अच्छा सुनिएगा, एक होता है अनएम्प्लॉयमेंट का नेचुरल रेट, ठीक है जी, और एक है एक्चुअल रेट। सुनना ध्यान से, अनएम्प्लॉयमेंट जो है उसका होना भी जरूरी है। नेचुरल अनएम्प्लॉयमेंट जो है वो हमें चाहिए होती है। क्यों? अगर हम चाहते हैं कि इन्फ्लेशन कांस्टेंट रहे, इन्फ्लेशन जो है वो कांस्टेंट रहे, उसका जो रेट है उसको बोलते हैं नेचुरल रेट ऑफ अनएम्प्लॉयमेंट, जिसकी नीड क्या है? इन्फ्लेशन को कांस्टेंट रखने के लिए जरूरी है। दूसरा है एक्चुअल रेट। एक्चुअल रेट यानी जो आज की डेट में चल रही है, जैसे नेचुरल रेट मान लो हमारे इंडिया में चाहिए नेचुरल रेट, ये मैं ऐसे ले रहा हूं 2.5, लेकिन एक्चुअल चल रहा है 6 पॉइंट समथिंग। तो एक्चुअल रेट ज्यादा है, नेचुरल रेट कम है। नेचुरल रेट क्यों चाहिए? इन्फ्लेशन को अगर कांस्टेंट रखना है तब चाहिए। तो क्वेश्चन है कि अगर एक्चुअल अनएम्प्लॉयमेंट रेट जो है वो कम है नेचुरल रेट से, तो क्या होगा? तो अगर एक्चुअल अनएम्प्लॉयमेंट से एक्चुअल एम्प्लॉयमेंट रेट कम है तो रेट ऑफ इन्फ्लेशन बढ़ेगा। ध्यान रखिएगा, एक्चुअल अनएम्प्लॉयमेंट रेट अगर कम है और नेचुरल रेट जो है वो ज्यादा है, तो उस केस में इन्फ्लेशन बढ़ता है। और अगर इसे उल्टा कर दें कि एक्चुअल अनएम्प्लॉयमेंट रेट जो है वो ज्यादा है, नेचुरल रेट कम है, तो उस केस में इन्फ्लेशन डिक्रीज होती है। फिर से कह रहा हूं, अगर एक्चुअल अनएम्प्लॉयमेंट रेट कम है और नेचुरल जो है वो ज्यादा है, तो इन्फ्लेशन बढ़ती है। अगर अपोजिट हो तो इन्फ्लेशन घटती है। तो करेक्ट आंसर इज ऑप्शन ए। क्लियर है जी बात? नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है व्हाट इज द फुल फॉर्म ऑफ MGNENREGA? नरेगा सुना होगा आपने। नरेगा इज नेशनल रूरल एम्प्लॉयमेंट गारंटी एक्ट। ये एक्ट आपका आया था 2005 में, नेशनल रूरल एम्प्लॉयमेंट गारंटी एक्ट 2005 में। इस एक्ट का नाम रख दिया महात्मा गांधी नेशनल रूरल एम्प्लॉयमेंट गारंटी एक्ट। ये नाम रखा 2009 में, और बोला गया कि 100 डेज गांवों में सबको रोजगार दिया जाए 100 दिनों का। हिमाचल में बढ़ा के कर दिए 120 दिन। तो नरेगा की व्हाट इज द फुल फॉर्म? मनरेगा महारानी गंगूबाई नहीं जी, महादेवी गंगूवती नहीं, महात्मा गांधी नेशनल रूरल एम्प्लॉयमेंट, ये गलत हो गया।
गारंटी एक्ट है, जनरेशन एक्ट नहीं है, नन ऑफ दी अबव। करेक्ट आंसर इज ऑप्शन डी, महात्मा गांधी नेशनल रूरल एम्प्लॉयमेंट गारंटी एक्ट 2005 में आया था। महात्मा गांधी नाम दिया गया 2009 में। 100 डेज का रोजगार देना है, हिमाचल प्रदेश में अब 120 दिन कर दिया गया है। क्लियर है जी बात। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, विच ऑफ द फॉलोइंग इज ट्रू विद रिगार्ड टू फूड सिक्योरिटी, खाद्य सुरक्षा, फूड सिक्योरिटी। देखो मैं आपको एक बात बताता हूं, फूड सिक्योरिटी, नेशनल फूड सिक्योरिटी एक्ट आया था हमारा, ठीक है जी, नेशनल फूड सिक्योरिटी एक्ट ये आया था 2013 में, ठीक है। उस टाइम सरकार थी कांग्रेस की, इंडियन नेशनल कांग्रेस की, प्राइम मिनिस्टर थे मनमोहन सिंह। कौन थे इंडियन नेशनल कांग्रेस के प्राइम मिनिस्टर उस टाइम? मनमोहन सिंह। और प्रेसिडेंट थे हमारे प्रणब मुखर्जी, ठीक है जी, प्रणब मुखर्जी हमारे थे प्रेसिडेंट और प्राइम मिनिस्टर थे डॉक्टर मनमोहन सिंह। इनके टाइम पे ही नेशनल फूड सिक्योरिटी एक्ट आया था, यानी खाद्य सुरक्षा की, सबके लिए भोजन होना चाहिए खाने के लिए। वो 35 किलो आटा मिलता था, 20 किलो चावल मिलते थे, 3 रुपए किलो, 2 रुपए किलो, वो सारा खाद्य सुरक्षा नेशनल फूड सिक्योरिटी उसके में था। अंत्योदय योजना भी था एक, उसमें भी मैं आपको बताऊंगा। तो विच ऑफ द फॉलोइंग इज ट्रू विद रिगार्ड टू फूड सिक्योरिटी? फूड सिक्योरिटी एग्जिस्ट व्हेन गवर्नमेंट मेंटेन्स बफर स्टॉक ऑफ ग्रेन फॉर नेक्स्ट 5 years। नहीं जी, खाद्य सुरक्षा है थोड़ी कि 5 सालों के लिए रख लो। गवर्नमेंट इंपोजेस बैन ऑन ग्रेन एक्सपोर्ट फॉर मेंटेनिंग सफिशिएंट स्टॉक। नहीं, एक्सपोर्ट तो करना पड़ेगा, बैलेंस ऑफ पेमेंट भी तो देखना है देश का। गवर्नमेंट एनकरेज टू प्रोड्यूस ऑर्गेनिक फूड, ठीक है, प्रोड्यूस करना है, लेकिन ये ऑर्गेनिक फूड, लेकिन ये फूड सिक्योरिटी जो वो नहीं है उसके बारे में। तो फूड सिक्योरिटी यानी खाद्य सुरक्षा एग्जिस्ट व्हेन ऑल पीपल एट ऑल टाइम हैव एक्सेस टू सफिशिएंट सेफ एंड न्यूट्रिशियस फूड। खाद्य सुरक्षा तब मौजूद होती है जब सभी लोगों के पास हर समय पर्याप्त सुरक्षित पौष्टिक भोजन उपलब्ध है। जब उनके पास ये वाली सिचुएशन है, वो है फूड सिक्योरिटी, खाद्य सुरक्षा, ठीक है जी बात। तो करेक्ट आंसर इज ऑप्शन डी। क्लियर है बात। अगले क्वेश्चन पे चलते हैं। इन विच ईयर द अंत्योदय, देखो अगला क्वेश्चन, इन विच ईयर द अंत्योदय अन्न योजना वाज लॉन्च्ड टू प्रोवाइड हाईली सब्सिडाइज्ड फूड टू मिलियन ऑफ पुअरेस्ट पीपल। देखो जी, ये बात है अंत्योदय अन्न योजना की 25 दिसंबर 2000 को। हमारे देश के एक लीजेंड थे अटल बिहारी वाजपेयी जी, पोइट भी थे, पॉलिटिशियन थे, प्राइम मिनिस्टर रह चुके हैं हमारे देश के। सबसे कम दिनों के लिए वही प्राइम मिनिस्टर रहे हैं, 13 दिनों के लिए, ठीक है जी। तो 25 दिसंबर 2000 को अटल बिहारी जो वाजपेयी हैं हमारे, उनका बर्थडे होता है। उनके बर्थडे पे ये स्कीम लॉन्च हुई थी 2000 में, और उस टाइम में प्राइम मिनिस्टर जो थे वो वही थे अटल बिहारी वाजपेयी, ठीक है जी, लीजेंड थे ये अटल बिहारी वाजपेयी। ये उस टाइम पे प्राइम मिनिस्टर थे जब ये अंत्योदय अन्न योजना आई थी। और हमारे हिमाचल प्रदेश के, अगर आपने नाम सुना होगा, पॉलिटिशियन है बहुत फेमस, शांता कुमार जी, असूलों के बड़े पक्के हैं, ठीक है, अपने प्रिंसिपल नहीं छोड़ते, जो मर्जी बोलना पड़े इन्हें बोल देंगे, पार्टी से लेना देना नहीं है, असूलों के पक्के हैं। तो शांता कुमार जी थे, उनका ब्रेनचाइल्ड था ये अंत्योदय अन्न योजना का। उस टाइम वहां पे मिनिस्टर होते थे सेंट्रल गवर्नमेंट में, अटल बिहारी वाजपेयी जी की सरकार में। तो बड़ा किस्सा इन्होंने कहा था कि सर ये करनी है, बड़ी बातें थी, कभी बाद में आपको बताएंगे। अभी सिर्फ इतना सा कि अंत्योदय अन्न योजना 25 दिसंबर 2000 को आई थी। प्राइम मिनिस्टर उस टाइम थे हमारे अटल बिहारी वाजपेयी। 25 दिसंबर को इसलिए लॉन्च हुई क्योंकि उनका बर्थडे उस दिन होता है। शांता कुमार जी ने ही इसको लॉन्च किया था, कैबिनेट में बिना पास हुए कर दिया था लॉन्च। और 25 दिसंबर 2000 को ही एक और योजना आई थी, प्रधानमंत्री ग्राम सड़क योजना। ये जो हर गांव के लिए सड़क जाती है ना, ये अटल बिहारी वाजपेयी जी ने काम किया है। तो प्रधानमंत्री ग्राम सड़क योजना वो भी 25 दिसंबर 2000 को ही लॉन्च हुई है। इस टाइम प्रेसिडेंट कौन थे? देखो कौन सी स्कीम कब है, उस टाइम में प्रेसिडेंट और प्राइम मिनिस्टर, आपको लिस्ट रिमेंबर होनी चाहिए, ठीक है। तो 25 दिसंबर 2000 को हमारे प्रेसिडेंट थे के.आर. नारायण, ठीक है जी, के.आर. नारायणन। ये उस टाइम पे हमारे प्रेसिडेंट होते थे देश के, उनके टाइम पे आई थी। तो करेक्ट आंसर इज 25 दिसंबर 2000। अगला क्वेश्चन देखते हैं। व्हेन वाज द कॉफी बोर्ड ऑफ इंडिया एस्टैब्लिश्ड? स्टैटिक क्वेश्चन है। कॉफी बोर्ड ऑफ इंडिया बना था 1942 में और इसका हेडक्वार्टर है बेंगलोर में, ध्यान रखिएगा।
कॉफी बोर्ड 1942, हेडक्वार्टर बेंगलोर। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, विच 5 ईयर प्लान वॉज लॉन्च्ड ऑन द ईव ऑफ 50th ईयर ऑफ इंडियन इंडिपेंडेंस। पहली बात, देश आजाद हुआ 15 अगस्त 1947 को, ठीक है जी। 50 साल कब हुए? 1997 में, ठीक है। 47, 57, 67, 87, 97 में इसको हो गए 50 साल। तो पूछ रहा है कि 50 साल जो थे, कौन सी 5 ईयर प्लान उस टाइम लॉन्च हुई थी? उस 5 ईयर प्लान का नाम था 9th 5 ईयर प्लान। ये लॉन्च हुई थी 5 सालों के लिए, 1997 से 2002 तक, ठीक है जी। 9th 5 ईयर प्लान। इससे पहले जो हमारी 1966 से 69 तक यहां पे प्लान नहीं आई थी पंचवर्षीय योजना, इसलिए इसको कहते हैं प्लान हॉलीडे। क्या कहते हैं? प्लान हॉलीडे। और उसके बाद 1979 और 1980 में, ये डिटेल में आपको फिर कभी बताऊंगा, इसको कहते हैं रोलिंग प्लान, ठीक है जी। और 1990 से 92 यहां पे भी आई थी 2 एनुअल प्लान, ठीक है जी। 66 से 69 प्लान हॉलीडे एनुअल प्लान आई थी यहां पे, इसलिए कहा कि प्लान हॉलीडे पे चली, यानी पंचवर्षीय योजना नहीं आई। 79 से 80 को रोलिंग प्लान कहते हैं, 90 और 92 को एनुअल प्लान कहते हैं। 92 से फिर 97 आपकी आ गई 8th प्लान, और 9th प्लान आ गई 97 से 2002। एक और इंपॉर्टेंट प्लान है आपकी 7th 5 ईयर प्लान, ठीक है जी। 7th 5 ईयर जो प्लान है, ध्यान रखना, उसमें प्राइवेट सेक्टर को इंपॉर्टेंस दी गई थी। प्राइवेट सेक्टर को कौन सी 5 ईयर प्लान में इंपॉर्टेंस दी गई? 7th 5 ईयर प्लान में। और इसमें बोला गया कि हमारा जो हिंदू रेट ऑफ ग्रोथ है, हिंदू रेट ऑफ ग्रोथ, हमने जो है उस बैरियर को क्रॉस कर लिया था। क्वेश्चन आएगा पेपर में कि हिंदू रेट ऑफ ग्रोथ बैरियर कब क्रॉस किया, तो आंसर होगा 7th 5 ईयर प्लान में। और हिंदू रेट ऑफ ग्रोथ जो एक टर्म है, वो दी थी प्रोफेसर राजकृष्णा ने। ध्यान रखना, प्रोफेसर राजकृष्णा थे, उन्होंने टर्म दी हिंदू रेट ऑफ ग्रोथ। हमारा जो हिंदू मतलब हमारा ग्रोथ रेट था इकोनॉमी का, उससे ऊपर नहीं जाता था, तो कहा कि हिंदू जो इस ग्रोथ से ऊपर नहीं जाते, वो था 3.5%, ठीक है जी, हिंदू रेट ऑफ ग्रोथ। फिर हम इससे ऊपर हमने ग्रो कर लिया था, तो हिंदू रेट ऑफ ग्रोथ जो था उसका बैरियर कब क्रॉस किया? 7th 5 ईयर प्लान में। टर्म किसने दी? प्रोफेसर राजकृष्णा ने। हिंदू रेट ऑफ ग्रोथ कितना था? 3.5%। 7th में हमने इस बैरियर को क्रॉस कर लिया था। क्लियर है जी बात? तो इस क्वेश्चन का राइट आंसर है ऑप्शन सी, 9th 5 ईयर प्लान। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, विच ऑफ द फ्लाइंग इज द एम ऑफ SEZ। सुनना ध्यान से, पहले SEZ होता क्या है देखो जी। SEZ इज स्पेशल इकोनॉमिक जोन। क्या है ये? स्पेशल इकोनॉमिक जोन, SEZ। ये कब एनफोर्स हुआ था? 10 फरवरी 2005 को। स्पेशल इकोनॉमिक जोन, नाम बता रहा है इकोनॉमिक जोन है, लेकिन कैसा? स्पेशल वाला। वहां पे एक्सपोर्ट के पर्पज से, इंप्लॉयमेंट के पर्पज से, इंफ्रास्ट्रक्चर के पर्पज से बहुत सारी बातें होती हैं SEZ में। तो SEZ इज स्पेशल इकोनॉमिक जोन, जो 10 फरवरी 2005 को आया था इसका एक्ट। और SEZ एक पॉलिसी थी, स्पेशल इकोनॉमिक जोन पॉलिसी, एक्ट नहीं, पॉलिसी आई थी 2000 में। और एक्ट कब आया था? 10 फरवरी 2005 को। जैसे 10 फरवरी 2005 को एक और एक्ट आया था, अगर आपको याद हो, वो था RTI, राइट टू इंफॉर्मेशन। वो आपका आया था 2005 में, ठीक है जी, अक्टूबर 2005 में आपका आया था RTI, राइट टू इंफॉर्मेशन। राइट टू इंफॉर्मेशन आया अक्टूबर 2005 में, और SEZ आया था 10 फरवरी 2005 को। SEZ से पहले होते थे आपके EPZ यानी कि एक्सपोर्ट प्रोसेसिंग जोन। मैंने कहा ना, इकोनॉमिक जोन तो है लेकिन स्पेशल है, एक्सपोर्ट, इंपोर्ट, इंप्लॉयमेंट, टैक्स वगैरह नहीं लगता है। तो देखो इसका पहले नाम क्या था? EPZ, एक्सपोर्ट प्रोसेसिंग जोन। ऐसा प्रोसेस, ऐसा जोन जहां पे एक्सपोर्ट के लिए काम होता था। EPZ सबसे पहला एशिया का, वो बना था 1965 में। कहां पे? कांडला में। कांडला कहां है? गुजरात में। ध्यान रखिएगा, पहला EPZ 1965 में कांडला बना था गुजरात में, एक्सपोर्ट प्रोसेसिंग जोन। अब SEZ स्पेशल इकोनॉमिक जोन।
तो बीच ऑफ द फॉलोइंग इज द एम ऑफ एससीजेड, एससीजेड का एम क्या है? एडिशनल इनकम, बिल्कुल सही बात। प्रमोशन ऑफ एक्सपोर्ट ऑफ गुड्स एंड सर्विसेज, बिल्कुल सही बात। इन्वेस्टमेंट को प्रमोट करो, बिल्कुल सही बात। इंप्लॉयमेंट अपॉर्चुनिटी क्रिएट करो, बिल्कुल सही बात। इंफ्रास्ट्रक्चर को डेवलप करो, ये भी सही बात। ये सारा एससीजेड का है। वहां पे टैक्सेस कम लगते हैं अगर बाकी एरिया से देखना हो। वहां का काम रहता है कि एडिशनल इनकम करो, एक्सपोर्ट को बढ़ावा दो, इन्वेस्टमेंट को बढ़ावा दो, इंप्लॉयमेंट जनरेट करो, इंफ्रास्ट्रक्चर को डेवलप करो। ये सारा एम रहता है एससीजेड का। तो करेक्ट ऑप्शन इज 1 2 3 4 5। ठीक है जी, करेक्ट आंसर इज ऑप्शन डी। क्लियर है जी बात। अगले पे चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है विच अमंग द फॉलोइंग भारत स्टेज एमिशन नॉर्म इज नॉट इंप्लीमेंटेड इन इंडिया। जो व्हीकल मोटरसाइकिल वगैरह चलाते हैं उनको पता होगा बीएस स्टेज होती है, बीएस स्टेज, बीएस यानी भारत स्टेज। तो इंडिया ने क्या किया, बीएस 4 स्टेज पे था और 2016 में सेंट्रल गवर्नमेंट नरेंद्र मोदी की सरकार ने बोला कि बीएस 4 से सीधे जाएंगे बीएस 6 पे। किसको स्किप करेंगे? भारत स्टेज 5 को जो है वो स्किप कर देंगे। ठीक है जी, स्किप क्यों करेंगे थोड़ा उसका, अच्छा पहले तो ये जो भारत स्टेज होता है क्या है, ये एमिशन स्टैंडर्ड है। ठीक है, एमिशन स्टैंडर्ड जो हमारा पॉल्यूट वगैरह निकलते हैं ना, जैसे कोई गाड़ी वगैरह चलाते हैं, उसको जो है एमिशन स्टैंडर्ड को फॉलो करना पड़ता है। कोई भी हमारा मोटर व्हीकल है वो तभी सोल्ड होगा मार्केट में, तभी ड्रिवन होगा जब वो भारत स्टेज की ये जो इनकी कुछ कंप्लाई उसके साथ कंप्लाई करना पड़ेगा। भारत स्टेज जो एमिशन स्टैंडर्ड है हमारे देश के कुछ, जिसमें जो है कोई भी मोटर व्हीकल है इनको कंप्लाई करना पड़ता है, तभी सोल्ड होंगे, तभी सड़कों पे आप इनको चला सकते हो। ठीक है, तो एमिशन स्टैंडर्ड में भारत स्टेज 4 से सीधे गए हम भारत स्टेज 6 पे। कौन सा स्किप किया? 5। पॉल्यूटेंट होते हैं कुछ वो निकलते हैं, तो 6 जो है उसको ज्यादा वो करते हैं। आजकल जो नई गाड़ियां आ रही हैं वो भारत स्टेज 6 के 2016 में बोल दिया था और बोला था कि 2020 से शुरू कर देंगे। तो 2020 से जो भी इंजन नई गाड़ियां आ रही हैं वो भारत स्टेज 6 है। तो क्वेश्चन है विच अमंग द फॉलोइंग भारत स्टेज एमिशन नॉर्म इज नॉट इंप्लीमेंटेड? ऑप्शन बी, बीएस 5 को इंप्लीमेंट नहीं किया, 4 से सीधा 6 पे गए। नेक्स्ट क्वेश्चन है विच ऑफ द फॉलोइंग आर इंक्लूडेड इन द प्रधानमंत्री किसान संपदा योजना। किसान संपदा योजना आई थी 2019 में। बोला कौन कौन से इसका जो है एम है? मेगा फूड पार्क, करेक्ट। इंटीग्रेटेड कोल्ड चेन, करेक्ट। एग्रो प्रोसेसिंग क्लस्टर, करेक्ट। इंफ्रास्ट्रक्चर भी आता है इसमें, संपदा योजना में इंफ्रास्ट्रक्चर भी आता है। ठीक है, फॉरवर्ड और बैकवर्ड लिंकेज भी आती है, फॉरवर्ड बैकवर्ड लिंकेज भी आती है। तो प्रधानमंत्री किसान संपदा योजना में करेक्ट आंसर इज ऑप्शन 1 2 3, डी इज द करेक्ट आंसर। ठीक है, संपदा योजना में ये सब कुछ आता है। गवर्नमेंट ऑफ इंडिया की स्कीम है ये, सेंट्रल गवर्नमेंट की। नेक्स्ट क्वेश्चन है विच कंट्री इज द लार्जेस्ट प्रोड्यूसर ऑफ हाइड्रो इलेक्ट्रिसिटी इन वर्ल्ड। जल विद्युत का सबसे बड़ा उत्पादक रशिया, यूएसए, चाइना, इंडिया। चाइना जो है वो नंबर 1 है, फिर ब्राजील है, कनाडा है, यूएस है, रशिया है, इंडिया बाद में। ठीक है जी, तो ये टॉप 5-6 कंट्री हैं जो हाइड्रो इलेक्ट्रिसिटी में टॉप करती हैं। चाइना नंबर 1, फिर कनाडा जिसकी कैपेसिटी है उसके हिसाब से हाइड्रो पावर जनरेशन, ब्राजील, यूएस, रशिया, इंडिया। ठीक है जी, तो करेक्ट आंसर इज चाइना। स्टैटिक क्वेश्चन है। नेक्स्ट क्वेश्चन इन विच कंट्री द वर्ल्ड लार्जेस्ट न्यूक्लियर पावर प्लांट। सबसे बड़ा न्यूक्लियर पावर प्लांट हमारा जापान में। ठीक है जी, जापान में ही बॉम्ब गिराया था सेकेंड वर्ल्ड वॉर वाला, वो हिरोशिमा और नागासाकी वाला। ठीक है जी, हिरोशिमा पे भी गिराया था, काफी इंडस्ट्रियलाइज नेशन है जापान, और नागासाकी पे। ठीक है, हिरोशिमा पे गिराया था 6 अगस्त को और नागासाकी पे गिराया था 9 अगस्त को। इसको कहते हैं हिरोशिमा डे 6 अगस्त, 9 अगस्त को इसको कहते हैं नागासाकी डे। इसमें से एक को कहते हैं फैटमैन और एक है लिटिल बॉय। तो आप मुझे कमेंट करके बताएं कि किसको, लिटिल मैन, फैटमैन, लिटिल बॉय। ठीक है जी, कमेंट करके आप मुझे बताएं
कि फैट मैन जो यूएस ने बॉम्ब फेंका था जापान पे, कि फैट मैन जो था वो कब फेंका था, लिटिल बॉय कम फेंका था। ठीक है, आज भी जो जापान में जो जनरेशन आ रही है ना, जो न्यूक्लियर बॉम्ब फेंका था, आज भी इनकी जनरेशन में वो सारी जो है अभी भी गड़बड़ चल रहा है। ठीक है, कोई किसी में डिसेबिलिटी, कोई ना कोई आगे से आगे जनरेशन टू जनरेशन कैरी फॉरवर्ड हो रही है। तो लार्जेस्ट न्यूक्लियर प्लांट हमारा जापान पे। ठीक है जी, नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। विच ऑफ द फॉलोइंग ऑप्शन इज नॉट करेक्ट? लैंड फर्स्ट फैक्टर ऑफ प्रोडक्शन, लेबर। ओके जी, फैक्टर ऑफ प्रोडक्शन होते हैं, प्रोडक्शन के लिए उत्पादन अगर करना है तो पहला जो इसमें मैटर करता है, पहले तो लैंड, आपके पास जगह होनी चाहिए। ठीक है जी, कहीं पे प्लेस मैटर करता है कि कहां पे कम ज्यादा, और जगह भी मैटर करती है कौन सी जगह पे। दूसरा आपका इसमें जो कंडीशन रहती है वो रहती है लेबर की। फैक्टर ऑफ प्रोडक्शन में पहला फैक्टर लैंड, दूसरा फैक्टर है लेबर। अगर लैंड है तो फिर लेबर चाहिए, अगर लेबर है तो फिर आपको कैपिटल भी चाहिए, पैसा, और अगर कैपिटल है तो फोर्थ नंबर पे आपको एंटरप्रेन्योरशिप भी चाहिए, एंटरप्रेन्योरशिप। ठीक है, उद्यमशीलता, उद्यमी भी होने चाहिए। तो फर्स्ट फैक्टर है लैंड, दूसरा है लेबर, तीसरा है कैपिटल, चौथा एक्सपेंडिचर। क्वेश्चन है विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट करेक्ट? लैंड फर्स्ट फैक्टर, ये तो करेक्ट है। लेबर थर्ड फैक्टर, ये इनकरेक्ट है। लेबर सेकंड है, ऑल ऑप्शन करेक्ट, नो। तो यहां पे पूछा है नॉट करेक्ट, बी इज नॉट करेक्ट। क्यों? क्योंकि लेबर सेकंड फैक्टर ऑफ प्रोडक्शन है, थर्ड आपका कैपिटल है, फोर्थ आपका एंटरप्रेन्योर है। ठीक है जी, अगला क्वेश्चन देखते हैं। द फर्स्ट इनकम कमेटी वॉज एस्टेब्लिश्ड इन विच ईयर? ये लो जी, 1949 में बनी थी। अभी मैंने आपको थोड़ी देर पहले इसको डिस्कस किया कि 1949 में फर्स्ट इनकम कमेटी हमारी बनी थी आफ्टर इंडिपेंडेंस। क्लियर है जी बात? अगला क्वेश्चन, इन विच ईयर सेतु भारतम वॉज लॉन्च? सेतु भारतम ये एक स्कीम है गवर्नमेंट ऑफ इंडिया की। ये स्कीम बोलती है कि जितने भी नेशनल हाईवे हैं उनको जो है वो फ्री करना है। कहां से? फ्री फ्रॉम रेलवे ट्रैक। ठीक है, अगर आप हिमाचल से चंडीगढ़ के लिए सफर करते हो तो आप देखना सोलन के पास, उसके बाद आगे यहाँ पे क्या नाम है वहां का, सोलन से आगे कुम्हारट्टी से आगे धर्मपुर के आसपास, वहां पे भी जो रेलवे ट्रैक हैं उनके ऊपर से फ्लाईओवर्स बन रहे हैं। तो नरेंद्र मोदी की सरकार ने 2000, क्वेश्चन क्या है, इन विच ईयर? 2016 में इन्होंने कहा था कि जितने भी नेशनल हाईवे हैं जहां से जो है उसको फाटक बंद करके फिर गाड़ियां रुक जाती थी रेल को क्रॉस होने के लिए, उन सबको जो है हम रेलवे जो है उससे फ्री करेंगे, रेलवे ट्रैक को, फ्री फ्रॉम रेलवे ट्रैक और नेशनल हाईवे। 2016 में ऐसा बोला था और रखा था इसका पीरियड 2019 में, लेकिन अभी भी काम वो चल रहा है। तो इन विच ईयर सेतु भारतम वाज लॉन्च? 2016, जिसमें सारे नेशनल हाईवे को जो रेलवे ट्रैक थे उनसे फ्री करना था, उसका ये अंडरपास या अब ब्रिज, उस पे ब्रिज बनाना था। ठीक है जी, आज का लास्ट क्वेश्चन है, ऑन विच सिस्टम इज द प्लान्ड इकोनॉमी बेस्ड इन इंडिया? इंडिया की जो नियोजित अर्थव्यवस्था किस व्यवस्था पर आधारित है? कैपिटलिस्ट? नो, हमारी कंट्री कैपिटलिस्ट नहीं है। ट्रेडिशनल? नो, ट्रेडिशनल नहीं है। कमांड? नो, सोशलिस्ट सिस्टम। तो ऑन विच सिस्टम इज प्लान्ड इकोनॉमी बेस्ड इन इंडिया? सोशलिस्ट सिस्टम पे हमारी जो इकोनॉमी है वो डिपेंड है। ठीक है जी, तो ये हमारे थे आज के इकोनॉमी सेक्शन के 25 मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन जो एक्सपेक्टेड हैं कि हाई कोर्ट के एग्जाम में आपके लिए आएंगे। आप हमारे चैनल को ज़्यादा से ज़्यादा लाइक कीजिए, शेयर कीजिए और सब्सक्राइब कीजिए। ऐसी जानकारी और क्वेश्चन के लिए हमारे साथ जुड़े रहिए। आपके लिए बहुत धन्यवाद। थैंक यू, ऑल द बेस्ट।